वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और देखिए मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर नंबर 3 है। इकोनॉमिक सर्वे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, ये चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का और बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, याद रखना। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 3 है आपका, ठीक है। देखो आप, मैंने बिहार का मैप लगा रखा है, ओके। देखिए मैं कुछ बिहार का मैप इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बिहार का मैप बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बिहार स्पेशल है। इसमें बिहार का मैप जो है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये तभी याद रहेगा जब आपके पास एक छोटा ऑन एवरेज आइडिया हो कि बिहार में क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। और डिस्ट्रिक्ट थोड़े 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। और प्रोडक्शन और आपके प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख लो। आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट चंपारण है। दिस इज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, वो वेस्ट चंपारण है आपका। वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है। और ये इसी में और चीज़ एक देख लीजिएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल बॉर्डर से शेयर करते हैं। तो मैं नेपाल बॉर्डर वाला दिखा देता हूँ आपको। नेपाल बॉर्डर से आपका वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया आपका, ओके, सीतामढ़ी हो गया। और ये सब डिस्ट्रिक्ट आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ईस्ट सीतामढ़ी हो गया आपका, ओके। और इनका सीक्वेंस भी देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ ना, आप इनका सीक्वेंस देख लीजिएगा, क्योंकि आप मैप जब भी देखें तो इस मैप को इस तरह से देखें आप। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये साउथ है। उसी हिसाब से देख लीजिएगा। सीतामढ़ी है, मधुबनी है, आपका सुपौल है, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? अररिया है, किशनगंज हो गया। ये सारे डिस्ट्रिक्ट किससे कनेक्टेड हैं आपके? ये बांग्लादेश गलत है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश नहीं होगा यहाँ पे, ओके। तो देख लीजिए नेपाल से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं आपके? 1 2 3। पिछले साल बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। शिवहर यहाँ पे छोटा है, शिवहर को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे शिवहर है, ठीक है, नेपाल से कनेक्टेड लेकिन नहीं है। मैं बता दूँ, 3 4 5 6 आई थिंक 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके कनेक्टेड विथ नेपाल। 1 2, और इनका सीक्वेंस देख लेना आप। उसी तरह से चंपारण, गोपालगंज, ओके, सिवान, सारण, बक्सर। और याद रखना, बहुत लोग सारण को छपरा याद रखते हैं। छपरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। उसी तरह से आरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आरा का जो डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर है, और ओके। उसी तरह से इधर देख लीजिए आपने, पिछले साल जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था वो आया था झारखंड और उत्तर प्रदेश से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं। आप थोड़े से एक ऑन एवरेज आइडिया मिला लीजिए डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको मैं बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट यूज करूँगा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, ठीक है, कैमूर, ओके। और रोहतास भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। तो कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। यहाँ पे देख लीजिए आप, झारखंड से कौन कौन है? रोहतास हो गया आपका, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, ओके, बांका हो गया, भागलपुर भी हो गया। दीज आर द कनेक्टेड विथ झारखंड, ओके। आप ये सब डिस्ट्रिक्ट का आइडिया लगा लीजिए। खगड़िया है आपका, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं डाटा में बार बार यूज करूँगा क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ होता है। इसलिए एक बार जब भी चैप्टर पर इस वीडियो को देखें आप, उससे पहले एक बार बिहार का मैप और बिहार का एटलस ज़रूर खोल लें।
क्योंकि काम देगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज। एज यूजुअल मैंने आपको बोला, और ये हैंड रिटेन नोट्स है और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए आप, मैंने बोला ना आपको कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है आपका। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है। एग्रीकल्चर, ये चैप्टर नंबर 3 है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ एलाइड सेक्टर। बहुत बच्चा लोग और कैंडिडेट लोग तो ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर तो पता है, एलाइड का मतलब क्या होता है। यूपीएससी पेपर जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा एलाइड सर्विस का मतलब क्या होता है। एलाइड सर्विस का मतलब होता है, जैसे आईएएस आईपीएस तो मिलता है तो लोग कहता है कि यूपीएससी का मतलब आईएएस आईपीएस होता है, ठीक है। इनके अलावा जो पोस्टेड होते हैं, पोस्टेड नहीं, पोस्ट जो होते हैं उनको एलाइड सर्विसेज बोला जाता है। उसी तरह से एग्रीकल्चर में आप एलाइड होता है कि एग्रीकल्चर में एलाइड का मतलब हो गया, जैसे आप फिशिंग हो गया, ठीक है, डेयरी हो गया, मुर्गा मुर्गी वाला पोल्ट्री हो गया, दीज आर द एलाइड। मतलब ये तो है तो एग्रीकल्चर के ही पार्ट, लेकिन इसको एज ए एलाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए आप, ओके, देखिए ये सब डाटा है और बिल्कुल ये टोटली, मैं एक बार और मैंने बोल दूं कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार एग्रीकल्चर का, इस तरह से पीछे जो भी इकोनॉमिक सर्वे होता था उनका डाटा एक जगह फिक्स रहता था, लेकिन उन्होंने इस बार क्या किया है, डाटा को बहुत जगह इधर उधर कर दिया है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मुझे मजबूरन मुझे हैंड रिटेन नोट्स बनाना पड़ा, और मैं आपको ये पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप एक चीज़ देखो, आप जैसे मैंने शुरू किया है, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो लाइन है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैंने क्या किया है, मैंने हैंड रिटेन नोट्स बनाया है। और देखिए क्या क्या है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए ये मैं नोट्स बनाया था तो मैं एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया है, क्योंकि प्री के लिए भी कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है, कुछ डाटा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, देखो आप, जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने शुरू किया है, तो देखिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने कंपेयर किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वन ऑफ द मेन स्टे, और आप कह सकते हो ना कि बिहार के लोग मैक्सिमम लोग, क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अबाउट 88% लोग गांव में रहते हैं, तो एक तरह से, और मोर देन 50%, आगे ये डाटा है आपके पीडीएफ में, और मोर देन 50% ऑफ वर्क फोर्स, मैंने बोला वर्ड यूज किया वर्क फोर्स, जो है वो डिपेंडेंट किस पे, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मैं एक चीज़ कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने बोला ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका, उसका क्या क्या बेनिफिट होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का पहला बेनिफिट क्या क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आप मेंस का आंसर लिखिएगा तो उसमें लिखोगे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये मत परेशान होइए, जो बच्चे हिंदी के हैं वो मत सोचना कि इंग्लिश में बोला जा रहा है, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से फूड प्रोडक्शन क्या हो गया, मुझे फूड प्रोडक्शन से क्या मिलेगा। देखिए पेपर में फूड प्रोडक्शन के जब बजाय ना थोड़ा सा फैंसी वर्ड लिखिए, जैसे फैंसी वर्ड हो गया आपका फूड सिक्योरिटी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी हो गया, सपोर्टिंग लाइवलीहुड, ये ठीक है, मिनिमाइजिंग पॉवर्टी, ठीक है। आप ये 4 मैं वही लिखा हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे में है, और बाकी तो मेंस के टाइम पे आप प्रैक्टिस करोगे तो बाकी डाटा जोड़ लोगे,
जो फिलहाल जो इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सप्लेन किया है वो इसी को किया है। और एक चीज़ और देखिए, क्योंकि हुआ क्या है कि हर चीज़ हिंदुस्तान में, और ये मैं फिर से मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको कि इस बार जितने भी जैसे हंगर इंडेक्स, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, MDI मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होता है, सारे बहुत हाईलाइटेड हैं और बहुत न्यूज़ में हैं। तो एक चीज़ बता दूं आपको, इकोनॉमिक सर्वे इस बार क्या किया है, जितने भी चैप्टर हैं आपके सबको SDG से जोड़ दिया, क्योंकि SDG का जो टारगेट है या गोल है, 17 गोल है। SDG के कितने गोल हैं? 17 गोल है SDG का जो है गोल है वो क्या, SDG का गोल कितने हैं? 17 है, ठीक है। SDG का जो गोल है वो 17 है और उसका टारगेट ईयर कितना है? 2030 है, ठीक है। देखिए उसका, और उसमें क्या क्या उसमें है, जैसे आपको देखिए, आप इसमें देखो, आप एंडिंग हंगर बुक पहला ही SDG फर्स्ट गोल जो है वो यही है आपका। उसी तरह से क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वलिटी, रूरल लाइवलीहुड, ठीक है। देखिए आप, मैंने बोला ना आपको कि जो पहला जो ये है, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप मेंस में लिखते हो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब अच्छा है। इंट्रोडक्शन, किस क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन का क्या मतलब हो गया कि मैं आंसर जो लिख रहा हूँ मैं क्या क्या लिखूंगा बाद में, उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो आपको आंसर लिखना हो तो इकोनॉमिक सर्वे मेंस आंसर लिखने के लिए बेस्ट बुक होता है आपका। वहाँ से आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है और लिखिएगा तो वही मॉडल आंसर की तरह यूज़ कर सकते हो आप। तो देखिए ये तो आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और पूछ भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्री में पूछ भी सकता है। एग्रीकल्चर का, ये UPSC में पूछते हैं इस तरह क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर का क्या क्या मेन मोटो होता है। तो आप ऑफकोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फूड सिक्योरिटी हो गया, सपोर्टिंग लाइवलीहुड हो गया, मिनिमाइजिंग पॉवर्टी हो गया, और क्या क्या उसका SDG गोल से जोड़ा गया है एग्रीकल्चर को, ये हो गया आपका। देखिए जो इम्पॉर्टेंट है आपको BPSC प्री के लिए वो ये है, देखिए आप जो बिहार में है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% है। उसी तरह से आपका 2000 देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ये जो आप कोई भी जैसे आंसर लिखिएगा उसका बताइए ना कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। उसका इम्पोर्टेंस ये हो गया, मतलब क्यों हमारे लिए एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस है। उसके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे आप मेंस में आंसर लिखिएगा तो अच्छा लिखिएगा ये कि बिहार में भैया 88% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, और जो 50% जो हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब 50% लोग जो है, मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिएगा क्या ज़रूरत है, उसके बाद क्या लिखोगे आप कि लिखोगे ना कि 20% इम्पोर्टेंस क्यों है उसका एग्रीकल्चर, लिखिएगा कि 20% GSDP में, ठीक है, अप्रॉक्स, ओके। उसी तरह से एक दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है, दूसरा इम्पोर्टेंस क्या हो गया आपका, दूसरा इम्पोर्टेंस ये हो गया कि जो 50% की आबादी है, 50% वर्कफोर्स, 50% मतलब 100 लोग अगर बिहार में काम करते हैं उसमें से 50 लोग जो हैं वो आपके खेती पर डिपेंडेंट है, यही इसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप ये कीजिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम आपको इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि क्यों हमारा जो बिहार का खेती जो है क्यों ये है, क्या क्या समस्याएं हैं। पहला है रेनफेड का मतलब ये होता है कि ये मॉनसून डिपेंडेंट है, ये मॉनसून डिपेंडेंट है, मतलब ऊपर जो बारिश होगा तो खेती होगा, नहीं तो फिर खेती नहीं होगा, ये हो गया आपका। उसी तरह से इरेगुलर रेनफॉल, देखिए आप इरेगुलर रेनफॉल का उसी से, देखिए दोनों टर्म सिमिलर लग रहे होंगे लेकिन अलग हैं। रेनफेड का मतलब होता है कि पानी डिपेंडेंट, और इरेगुलर रेनफॉल का मतलब क्या होता है, देखते हैं ना जब बरसात का मौसम आता है आपका तो कुछ समय क्या होता है, पानी पड़ता है, नहीं पानी पड़ने पे लोग गांव के गीत गाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इरेगुलर रेनफॉल होता है, मतलब पता चला कि जुलाई गुजर गया, अगस्त आ गया, लोग क्या होता है गांव में मेढकनी का शादी करवाने लग जाते हैं, तो वो इरेगुलर रेनफॉल एक कारण है आपका। दूसरा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है, जैसे अभी देख रहे हैं ना पूरे नॉर्थ बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है और साउथ बिहार में पानी ही नहीं है, तो ये एक कारण है। दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये सब जो हैं ये सब एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम्स हैं आपके। उसी तरह से देखिए आप, ये नया चैलेंज आया है,
ये जो चैलेंज है और क्वेश्चन जो जो आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो प्रोग्राम बन रहे हैं वो इसके चलते बन रहे हैं, वो है इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज। आप इसको हमेशा ही मेंशन कीजिएगा। और दूसरा क्या हुआ है, हाल फिलहाल में आप लोग गांव खेती से जुड़े हुए हैं तो देखते होंगे ना कि हाई इनपुट कॉस्ट हो गया। आजकल सुनते हैं ना किसान बेचारा बहुत आत्महत्या करता है, तो उसके लिए क्या बड़ा कारण है, लोग लगाता है 100 रुपया और धान भी बेचता है 100 रुपये का। मतलब इन आउटपुट कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है आपका। उसी तरह से स्मॉल लैंड होल्डिंग, देखिए मैं आपको इस बार एक चीज़ और बता दूं, इस बार बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है। लैंड सर्वे पे जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका एक कंप्लीट वीडियो मैं लाऊंगा और ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। और याद रखिए लैंड सर्वे, इसमें अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक सर्वे में डाटा जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, और हो सके आप एक बार पढ़ना, जो ओरिजिनल PDF है उससे देख लीजिएगा। मेरा मानना है इस बार स्मॉल लैंड होल्डिंग ये समस्या है, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर कैसे हो गया? पॉपुलेशन प्रेशर मैंने क्या बताया था, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1106 है स्क्वायर है। तो दीज आर द प्रॉब्लम फॉर ये है आपका, तो ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम फॉर द एग्रीकल्चर। और ये आप क्या कीजिएगा, अगर आपको सस्टेनेबल, जैसे मेंस में क्या लिखिएगा, मेंस में हम लोग लिखते हैं ना कि ये सब प्रॉब्लम है, तो हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है अचीविंग सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर आउटपुट। तो कैसे करिएगा, आप क्या करिएगा, इन सब समस्याओं को जैसे ही आप सॉल्व कर दोगे, जैसे दीज आर द प्रॉब्लम्स, मैं क्या बोला आपको, मैंने बोला ना कि ये प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम है, दीज आर द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। रेन फेड एग्रीकल्चर आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, रेन फेड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है आपका। इरेगुलर रेनफॉल है, फ्लड एंड ड्रॉट है, मतलब बाढ़ और सूखा है, क्लाइमेट चेंज है, हाई इनपुट कॉस्ट है, स्मॉल लैंडिंग होल्ड है। ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसका डाटा मुझे फिलहाल मिला नहीं है, मैं ढूंढ के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पॉपुलेशन प्रेशर है, ये सब है। तो क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, क्योंकि 50% आबादी, देखिए आंसर में ऐसे ही एनालिसिस करके लिखिएगा, और याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, तो लिख के ले लो आपकी, आपको प्री का जो डाटा होगा कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारा 50% आबादी इस पर डिपेंडेंट है। 50% आबादी इस वर्कफोर्स, नॉट आबादी, वर्कफोर्स डिपेंडेंट तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, डिपेंडेंट तो 70% से ऊपर हो जाएंगे, कि सारा लोग तो गांव से ही जुड़ा हुआ है। जब 88% बिहार की आबादी, फिलहाल तो मान के चलिए कि 84% आबादी गांव में रहती है, तो डिपेंडेंट तो हम लोग खेती पे है ही है, क्योंकि हर किसी को खाना है। तो मेरा मकसद क्या है कि एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना है कि एग्रीकल्चर में। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं सॉल्व इन सातों प्रॉब्लम को, अगर हम लोग टैकल कर लें सातों प्रॉब्लम को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल बना सकते हैं। प्रॉफिटेबल नहीं, सस्टेनेबल। प्रॉफिटेबल अलग चीज़ होता है और सस्टेनेबल अलग होता है। सस्टेनेबल बहुत ही हॉलिस्टिक सा वर्ड है, और प्रॉफिटेबल जो है सिर्फ क्या होता है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं। जैसे कुछ लगाओ, मतलब जैसे हो बाय हुक और क्रूक एक प्रॉफिट कमाना हो, ये सस्टेनेबल है। और सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है आपका नेचर को भी सर्वाइव कर अच्छा रखना है, उसमें आपको खेती में क्या करना है, आपको मतलब हर चीज़ को आपको प्रिजर्व करना है, एक प्रॉफिटेबल इनकम भी बनाना है, फ्यूचर जनरेशन को भी ट्रांसफ़र करना है कि पॉल्यूशन ना हो, मतलब आपको एक सस्टेनेबल बनाना है, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लिसन, देखिए एक चीज़ और देखिए आप, देखिए जैसे आपको, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। मैंने क्या बोला था आपको कि क्या बोला था आपको कि देखिए जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। देखिए क्या है आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ओके, जो ग्रोथ है, और ये ग्रोथ जो है वो 2020 एग्रीकल्चर का 2021 का दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे ने अपडेट नहीं किया है, ठीक है। 2021 का जो ग्रोथ है वो दिया हुआ है। देखिए वो ग्रोथ क्या क्या है आपका, जैसे ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर ओवरऑल, जब ओवरऑल की बात कीजिएगा वो 5.7
5.2% है ओवरऑल, और यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लाइव स्टॉक है, देखिए 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 इसमें, और जो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसने एग्रीकल्चर एंड एलाइड को मोटा मोटी, ये नहीं कि कंप्लीट है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका खुद का डेवलपमेंट, इसका ग्रोथ रेट कितना है, 5.2 है, इसका खुद का 5.2 है। और जो एग्रीकल्चर और एलाइड में 4 पार्ट उसने डिवाइड किया है। एक लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक का मतलब हो गया आपका जानवर वानवर वाला, जानवर, मुर्गा मुर्गी, ओके, ये सब हो गया आपका। और एक जो है क्रॉप सेक्टर को डिवाइड किया, क्रॉप, क्रॉप का मतलब हो गया आपका जो धान चावल गेहूं जो रोपते हैं आप, वो हो गया। एक जो हो गया फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर होगा, ठीक है। एक्वाकल्चर का मतलब पानी से रिलेटेड, जो जैसे झिंगी कह रहा हूँ, झींगा मछली होता है, प्रॉन, ओके, वो हो गया। और नेक्स्ट हो गया फॉरेस्ट्री, उन्होंने 4 पार्ट में डिफाइन कर रखा है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ जो हुआ है आपका, और ये याद रखिएगा, ये ऑन एवरेज है, ये जो 5.2 जो है, ये जो 5.2 ग्रोथ आप जो देख रहे हैं, 5.2 ग्रोथ, ये पिछले 5 साल का है। ये जो 5 पॉइंट आप देख रहे हैं आप, ये 5 साल का। एक बार मुझे थोड़ा सा इसको थोड़े से दोबारा लिखने दो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, इसका जो पिछले 5 साल का ग्रोथ है वो है 5.2%। ये 5 साल का ग्रोथ है, ओके, 5 साल का ग्रोथ है। 5 याद रखिएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है। 5 साल जो ईयर है वो है आपका 2018-19 से टू 2022-23, ये 5 साल का ग्रोथ है। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे में हर बार, इस बार क्या किया हुआ है, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी 5 साल का एवरेज देते हैं। क्योंकि 2014 के बाद से जब से सरकार चेंज हुई है ना, वो हमेशा 2014 से ही कोई डाटा होता है और उससे पहले कंपेयर करते हैं, तो वो एवरेज निकाल के करते हैं, इसलिए वो करते हैं। आप इसे खेल मदारी भी समझ सकते हैं, या फिर सरकार की अपनी हेरा फेरी भी समझ सकते हैं, ओके। तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। लाइव स्टॉक में फिर से नंबर वाला चीज़ हो गया आपका, इसका जो ग्रोथ रेट है वो 10.6 है, 10। और क्रॉप वाला है आपका, जो क्रॉप वाला है, क्रॉप सेक्टर है, उसका जो ग्रोथ है 7.8 है, ओके। और जो फिशिंग है उसका जो ग्रोथ है वो 6.6 है। और जो फॉरेस्ट्री और लॉगिंग है, मतलब जैसे लकड़ी वकड़ी जो काटा जाता है ना, लॉगर, ओके, लॉगिंग है, उसका जो ग्रोथ है वो 2.3% है। ये इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको मेजर सवाल, ऐसे तो कितना ही डाटा है, आप ऐसे कैसे याद रखोगे। जो बीपीएससी जो मेजर सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि आप एलाइड सेक्टर में ग्रोथ रेट किसका सबसे ज़्यादा था, और ये चारों ऑप्शन दे देगा आपको। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपसे बीपीएससी या तो ये पूछे या आपसे पूछ देगा कि एलाइड एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में किसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। तो देख लीजिए आप, दिख रहा है, वो तो राइटिंग ऑन द वॉल है, लाइव स्टॉक। बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे यार बहुत धान चावल होता है बिहार में, और जो कि हकीकत है होता है, लेकिन जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ होता है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ओके, उस हिसाब से देखा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज देखिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मेरा मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे रहे या कुछ रहे, ये इस बार आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको वेरी इम्पॉर्टेंट का टैग लगा देता हूँ, वेरी इम्पॉर्टेंट का टैग लगा देता हूँ। देखिए पहला चीज़ आपको सीखना है, कुछ चीज़ें मैंने इस पर नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि नोट्स पहले बनाया हुआ है। देखिए बिहार में क्या हुआ है कि 2008 से, ये पहला चीज़ सीख लीजिएगा, बिहार में 2008 से फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप आया था। एग्रीकल्चर रोड मैप, ये पहला आया था, ठीक है। जो दूसरा आया था 2012 में आया था, सेकंड। जो तीसरा आया है आपका वो आया है 2017 में, थर्ड। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर रोड मैप का जो प्लान होता है वो 5 साल के लिए होता है। दिस इज फॉर द 5 ईयर, वैसे ही जोड़ लीजिएगा, 8 से 12, 12, 5, 17, लेकिन बीच में गैप है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, जो फोर्थ रोड मैप है वो कब से इम्प्लीमेंट होगा, पहला ही यही इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट है आपका क्या, कि 2022-23 से लेकर 28 तक रहेगा, ठीक है। इसमें जो डाटा मैं छोड़ा हूँ, इसमें एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। ये जितने रोड मैप हैं सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किए हैं। फोर्थ वाले को भी किसने लॉन्च किया है, जो प्रेसिडेंट मैम है अभी, द्रौपदी मुर्मू, ओके, ऑनरेबल बोलिएगा। तो इसको जो लॉन्च किए हैं, इसको लॉन्च किसने किया है, बाय प्रेसिडेंट। ये अपने आप में क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप कौन लॉन्च किया है, तो आपके ये हो गए प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका जो 5 साल का जो बजट है, जो अप्रोक्सीमेट जो खर्चा करना है, वो क्या है आपका, वो जो खर्चा करना है वो आपका खर्चा करना है 1.62 लाख करोड़, 1.6 लाख करोड़, ठीक है। ये आपको खर्चा करना है 5 साल में, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि देखिए क्योंकि बीपीएससी अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो अब सवाल उठता है कि एग्रीकल्चर रोड मैप का मेन एम क्या है। देखिए एक बार बार कह रहा हूँ, जो बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगी ना, इज और दैट का भी फर्क नहीं होगा, इसलिए ओरिजिनल बुक ही पढ़ना है। ये नोट्स मैं इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि इतना इस बार बल्गर नहीं बोलूँगा, बल्कि बल्गर तो गंदा वर्ड हो गया, बल्कि डाटा हो गया है कि आप संभाल नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप का जो आपका ये है, जो एम है, एम ऑफ फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, पहला क्या है देखिएगा, पहला क्या है, बूस्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी। पहला एम जो है, प्रोडक्शन को आपको क्या करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है पहला, ठीक है। दूसरा आपका दूसरा एम जो है, फर्स्ट एम जो है, दूसरा जो एम जो है, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए आपको मिल गया ना, जैसे आंसर लिखिएगा कि एग्रीकल्चर, अगर आपको बीपीएससी मेंस में सवाल पूछते कि एग्रीकल्चर की समस्याएं बताओ, और हो सकता है आ जाए, तो आप देखिएगा ना कि उसका समाधान भी पूछता है, तो समाधान तो आपके सामने दिख रहा है, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको तो देखना ही देखना, जो वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, आप लोग देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो।
ठीक है। तो देखिए आप दूसरा जो है, मैंने क्या बोला था, एक एग्रीकल्चर का समस्या क्या था, एग्रीकल्चर का जो समस्या था आपका वो क्या था, एक इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो आपका रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसमें, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब इनपुट आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। और जो तीसरा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग है, आप पेपर में अगर ये ऑप्शन देगा तो आप छोड़ के आ जाइएगा। उन्होंने लिखा है कि इम्प्रूव फार्मर लाइवलीहुड। फार्मर का लाइवलीहुड जो है मतलब जीवन यापन कैसे बढ़ाना है, वो 3 तरीका उन्होंने मेंशन किया है। एक तो आप इरिगेशन का सिस्टम प्रोवाइड करो। लाइवलीहुड कैसे बढ़ाओगे, बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन, और जो दूसरा तरीका है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को बोल रहा है। और जो तीसरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, और याद रखिएगा जब यही टेक्नोलॉजी शब्द आपको दिखेगा ना प्री में, तो आप क्या कीजिएगा, उसको छोड़ के आ जाइएगा कि नहीं यार ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप 3 तरीके से फार्मर का लाइवलीहुड कैसे बढ़ाना है, इरिगेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और टेक्नोलॉजी से, ओके। ये तो मैं बता दिया आपको। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप एक चीज़ देखिए, आप नेक्स्ट में देखो आप, ये तो मैंने बता दिया आपको कि 20% का कंट्रीब्यूशन है एलाइड का, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए आप, जो डाटा अपडेट होता है ना इकोनॉमिक सर्वे में, वो पुराना ही रह जाता है। इसीलिए इसमें जो अगला लाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बिहार में जो नेट सोन एरिया है, कितने में धान चावल रोपा जाता है, ठीक है, ग्रॉस नहीं, ग्रॉस अलग होता है और नेट अलग होता है। ग्रॉस का मतलब होता है कि एक साल में आप कितनी बार उसमें फसल उपजा रहे हो, मतलब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे हो। जैसे आपके पास 2 बीघा खेत है, ठीक है, तो 2 बीघा खेत जो हो गया, अब क्या हो गया आपका, वो नेट हो गया। लेकिन आप मान लो कि साल में उसमें 3 बार क्रॉप लगा दियो, तो आप कितना यूज़ कर लियो, 6 बीघा हो गया ना वो यूटिलाइजेशन, तो वो आपका ग्रॉस हो गया। फिर से रिपीट करते हो, नेट का मतलब मान लो कि आपके पास कोई किसान है जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है, तो 10 बीघा रोप लिया। अगर वो 10 बीघा में 3 फसल साल में उपजाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका ग्रॉस जो है वो 30 बीघा हो जाएगा, ओके। वो आगे एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसमें काफ़ी काम देगा आपको। जो नेट सोन एरिया है वो बिहार में वो इतना है आपका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाटा आप याद कर लीजिएगा। वो नेट सोन एरिया जो है आपका वो है 50.7 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। और ये जो है आपका जो टोटल एरिया ऑफ बिहार है उसका 54% तकरीबन है। दिस इज द 54% अराउंड, टोटल एरिया का 54% है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये देख लीजिएगा। और नेक्स्ट, और ये भी पूछा हुआ है, बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। और ये सवाल वही सब लाया गया है जो बीपीएससी में पूछा जा रहा है। देखिए आप उस पर एक बड़ा सा वर्ड यूज़ किया हुआ था, दिस इज द सेम लाइन, इम्प्रेसिव फूड ग्रेन प्रोडक्शन, नॉट फूड ग्रेन है जो है ना आपका, जो 2022-23 है, ये डाटा अपडेटेड था। जो 2022-23 में जो फूड प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है आपका 19,736। और ये पूछिएगा कि डाटा कैसे याद होगा, बढ़ने से याद होगा, सिंपल, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे 19,76,000 टन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। क्योंकि जो एक बार बीपीएससी में जो सवाल पूछा था वो इंडिया वाले से पूछा था, ठीक है, वो भी करवा देंगे, देखते हैं। इंडिया वाला भी एग्रीकल्चर एक दिन करवा दूंगा। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आप, ओके, नेक्स्ट पेज में है, पहला तो यही इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला इम्पॉर्टेंट है, बिहार में 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग 11.3% लोग शहर में रहते हैं। हाँ देखिए
अब देखिए, जैसे मैंने क्या किया था आपको, मैंने बोला था ना कि आप एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को 4 पार्ट में इकोनॉमिक सर्वे डिवाइड कर रहा है, तो फिर से 5 साल का ही उसने लिया है, और 5 साल का लिया है तो उसने क्या कंट्रीब्यूशन बोला है, जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू है GSVA, जो GSVA है उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 20%। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब ग्रोथ रेट आया था, जब ग्रोथ रेट पूछा था इसका, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 20% है, तो 20% में जो क्रॉप सेक्टर है, जो क्रॉप सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन है 9.9%, वो 20% का है ये। उसी तरह से लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब गाय भैंस मुर्गा मुर्गी जो भी हो जाए, उसका जो 20% में कंट्रीब्यूशन है वो 6.6% है। उसी तरह से देखो आप फिशिंग का, फिशिंग का जो है, फिशिंग का जो कितना था आपका, फिशिंग का 1.8 है, और जो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है F&L लिख देता हूँ, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1.6 है। लेकिन जब ग्रोथ रेट देख रहे थे आप, तो ग्रोथ रेट में पहले नंबर पे ये था आपका, दूसरे नंबर पे ये था, तीसरे नंबर पे ये था, और चौथे नंबर पे ये है आपका। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट ये है लैंड यूटिलाइजेशन, और ये मैं इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि इस बार बिहार में क्या हुआ है आपका, बिहार में इस बार लैंड सर्वे आया है। तो लैंड सर्वे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड रिलेटेड इशू है, और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम देगा आपको। ये जो वाला डाटा जो है ये मेंस में भी काम देगा आपको। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, क्योंकि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा तो ये डाटा काम कर जाएगा आपको। तो देखिए आप लैंड सर्वे यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन जो है, लैंड यूटिलाइजेशन उसमें क्या क्या देखिएगा कि क्या क्या बिहार में जो लैंड का जो पैटर्न यूज करने का क्या क्या है, और लैंड क्या क्या कितने % है। तो पहला डाटा जो इम्पोर्टेंट है आपका, मान लीजिए कि इंडिया का पॉपुलेशन 100 है, ये इंडिया है आपका, इंडिया का पॉपुलेशन, तो बिहार का उसमें कितना शेयर है आपका, 8.6, ठीक है। और दूसरा आपका कितना है, अगर उसी तरह से 100 कंप्लीट मानो कि ये पॉपुलेशन है आपका, पॉपुलेशन हो गया, लैंड हो गया आपका, ये पॉपुलेशन हो गया, लैंड हो गया आपका। अगर बिहार में 100 हेक्टेयर ज़मीन है, सॉरी इंडिया में 100 हेक्टेयर ज़मीन है, तो बिहार में कितना ज़मीन है, 3%, और 2 पॉइंट समथिंग है। ऐसे इकोनॉमिक सर्वे ने 3 दे दिया है। अगर पेपर में आ जाए 3 तो आप 3 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको, 3 हो जाएगा आपका। उसी तरह से देखो आप पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये दिया हुआ है, और बड़े अच्छे से फोटो बना के दिए हुए हैं, तो ये देख लेना आप। एक चीज़ और देखिएगा, जो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है उसमें एक चीज़ और देखने का चीज़ है आपका। उसमें देखने के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें एक चीज़ और देखिए, मान लो कि आपके पास, ओके देखिए मैंने ये देखिए आप, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये बताता हूँ। देखिए यूटिलाइजेशन पैटर्न, यूटिलाइजेशन पैटर्न, इसका मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन, ये सब आया हुआ क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में। आप लोगों को आता है, फिर नहीं बना के आता हो तो कहते हो कहाँ से आता है, सब यहीं से आता है। मान लो कि आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था, 100 बीघा ज़मीन है आपके पास। फॉर एग्जांपल कोई भाई साहब हैं जो XY मिस्टर X है, इनके पास 100 बीघा ज़मीन है, बड़े ही रईस आदमी हैं, बड़े ही रईस आदमी हैं। तो बिहार का खासियत क्या है, ये 2 डाटा है। बिहार में मान लो कि एक भाई साहब के पास 100 बीघा ज़मीन है, 100 बीघा ज़मीन में सिर्फ और कितना का खेती करते हैं, 54.2 पे खेती करते हैं वो, मतलब इतना बीघा बोल रहा हूँ, ये इतने बीघे पे खेती करते हैं। परसेंटेज 100 का परसेंटेज भी मान लो वही है दोनों। और जो खाली है, मतलब रईस आदमी है, रईस आदमी है, जो खाली लैंड है
ये खेती के लिए नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया। मैंने बोला ना कि नेट सोन एरिया और ग्रॉस एरिया में क्या फ़र्क होता है, और ये भी डाटा मैंने बता दिया था आपको कि इतना आपका क्या है, आपका ये है। और जो खाली ज़मीन जो बिहार में है, जो खाली ज़मीन है, लैंड मतलब मान लो कि जैसे भाई साहब का 100 बीघा ज़मीन है, 100 बीघा ज़मीन में उन्होंने क्या किया है, कुछ ज़मीन जो है उनका जो है वो घर वर होगा, मार्केट होगा, तो वैसा ज़मीन जो है वो 23.3 है, अप्रॉक्स 23.3 बीघा। और भाई साहब ज़्यादा रईस है तो खाली ज़मीन भी छोड़ देते होंगे, तो खाली ज़मीन उनके पास कितना है, 12.6 बीघा है। और उसी तरह से कुछ कुछ ज़मीन पे क्या करते होंगे, बड़े ही रईस होंगे तो सोचते होंगे यार कुछ पेड़ पौधा लगा दिया जाए, तो उस तरह का ज़मीन उनके पास 6.6 बीघा है। आप उसको बिहार के कंटेक्स्ट में मान के चलो, आप मैं बार बार कर रहा हूँ। और कुछ ज़मीन ऐसे हैं जिस पे खेती तो किया जा सकता है लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा रईस हो गए हैं तो वो कर नहीं रहे हैं, उस तरह का जो ज़मीन है वो 2.9 है, मतलब 100 बीघा का डिस्ट्रीब्यूशन। जो बिहार में जो 100 बीघा जो ज़मीन है, मान के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से 54 बीघा पे खेती होता है, नेट सोन एरिया है, 23 बीघा पे घर है, फैक्ट्री है, जितने भी हो गए, ओके। और कुछ जो ज़मीन है, कुछ जो, और ये देख लीजिएगा, अनफॉर्चुनेटली ये डाटा आउटडेटेड है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। आउटडेटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो खेती वाला है वो, फॉरेस्ट वाला है 6.6 दिया हुआ है मात्र, जबकि फॉरेस्ट वाला जो नया रोड मैप आया के अकॉर्डिंग 15 के आसपास चला गया है, जो पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे में करवाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर भी ये देख लीजिएगा याद करने के लिए, ये ऊपर वाले 2 डाटा इंपॉर्टेंट है। मतलब बिहार में, मतलब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये भाई साहब के पास, मतलब बिहार, मेरा भाई, बिहार के लिए एग्जांपल ले लीजिए, बिहार के पास अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, और पेपर में अगर आ जाए तो यही मार के आइएगा, बिहार में इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी रहेगा देख लीजिएगा। जैसे मान लो बिहार में 54 बीघा पे खेती करते हैं, 23 बीघा घर द्वार बना रखे हैं भाई साहब, 12 बीघा जो है उनके पास ऐसा ज़मीन है जो उन्होंने खाली छोड़ दिया, बंजर भूमि टाइप हो गया, ओके। 6 बीघा पे उन्होंने गार्डन वार्डन लगा दिया है, वो पहला वाला डाटा बता रहा हूँ। और 2 बीघा ज़मीन ऐसा है, 2.9 बीघा, जिसमें वो चाहेंगे उस पर वो खेती वेती कर लेंगे, ओके। तो दिस इज़ द यूटिलाइजेशन पैटर्न। यूटिलाइजेशन पैटर्न का मतलब ये होता है कि आप बिहार का 100, मान लो कि 100 बीघा ज़मीन है, आप उसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, इसको बोला जाता है यूटिलाइजेशन पैटर्न। और कुछ वेस्टलैंड भी है, वो देख लेना डाटा एक बार, मैं छूट गया आपका, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार लैंड सर्वे हुआ है और ये आपका आ सकता है, ठीक है। थोड़ा वीडियो ये लंबा होगा क्योंकि एग्रीकल्चर ही बिहार इकोनॉमिक सर्वे में सबसे बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ओके। देखिए आप वंस अगेन एक डाटा यहाँ पे भी मैंने छोड़ा है, जो मेरे मैं नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है, ओके। क्रॉप इंटेंसिटी, चलिए क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रॉस्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया। ये सब कहीं नहीं मैगजीन में मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रॉस क्रॉप एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। इसमें देखिए आप, बिहार है और ये डाटा भी आउटडेटेड है, आउटडेटेड नहीं कहूँगा, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, आउटडेटेड तो मेरा कोई, मैं नहीं हूँ राइट पर्सन, ठीक है। जो बिहार है, मैंने क्या बताया था, ग्रॉस्ड का मतलब क्या बताया था आपको, कि मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, आप साल में 3 फसल करते हो, मतलब आपका क्या हो गया, 30
वो क्या हो गया, ग्रॉस्ड। आपके पास खेत कितना है आपका, 10 बीघा इंटू 100, तो कितना हो गया, 300%। मतलब आप, ये भी एक बिहार के एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है, क्रॉप इंटेंसिटी। क्योंकि आप पेपर में लिखिएगा तो सबसे अलग कैसे बनिएगा, ऐसे ही बन सकते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा, एग्जाम्पल दे दीजिएगा कहीं का, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ कि कहाँ के लोग जो हैं वो आलसी हैं, कहाँ के जो किसान जो हैं बड़े मेहनती हैं। ऐसे तो किसान तो मेहनती ही होता है। क्या होता है देखते हैं, हमारे गाँव में देखिएगा, जाइएगा तो क्या होता है, एक बार लोग 2 सीजन में हम लोग इलाका क्रॉप रोपता है। एक बार गेहूँ रोप लिया और एक बार धान रोप लिया, उसके बाद मस्त बैठ के लोग ताश खेलता है। मतलब गर्मी में जो जायद फसल का जो सीजन होता है उसमें कंप्लीट खेत जो है वो खाली रहता है, तो क्रॉप इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने बोला ना कि आपके पास मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन है, आपने 2 फसल रोपा और 2 फसल रोपा तो आपका कितना हो गया, 20 बीघा यूटिलाइजेशन हो गया, 10 हो गया, तो आपका क्रॉप इंटेंसिटी कितना हो गया, क्रॉप इंटेंसिटी इज इक्वल टू 200% हो गया। आप अगर 3 फसल रोप लो, रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसल रोप लो आप, तीन फसल, तो 300% हो जाएगा। तो बिहार का खेती का ये भी एक समस्या है। जब आप मेंस में आंसर लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये काम देगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, तो देखिए आप, हाँ तो मैंने बताया ना आपको, मैं क्या बता रहा था कि जो बिहार का जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो है 1.4। पहले मैं बता दूँ, ये डाटा इस बार शुक्र है, मतलब अच्छा किया है बीपीएससी, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे, कि आपका जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो डाला है आपका पिछले वाले का, मतलब 2021 का ही डाला है। जो पहले था 144 आता था, इस बार जो अपडेटेड है वो 1.45 है। और जो कि इंडिया लेवल पे है, इंडिया का तकरीबन डाटा ये भी आउटडेटेड डाटा ही है, क्योंकि वहाँ नहीं अपडेट हुआ है तो यहाँ भी नहीं हुआ है। जो इंडिया का जो डाटा है, जो इंडिया में जो क्रॉप इंटेंसिटी है, क्योंकि इंडिया में देखिए ना, इंडिया में जैसे बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, बघेलखंड हो गया, जहाँ पे एक फसल साल में हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा। तो उस तरह से देखिएगा आप कि जो इंडिया का है वो है 1.41%। चलिए शुक्र मनाइए, क्योंकि बिहार उससे अच्छा है। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के कि क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ ओवरऑल इंडिया इज ग्रेटर देन बिहार, तो आंसर विल बी नो, क्योंकि बिहार का जो क्रॉप इंटेंसिटी है कितना है आपका 1.45 और इंडिया का कितना है 1.41, जबकि ये भी आउटडेटेड डाटा है, ये तो 2018 के आसपास है। चलिए अपना मतलब इससे नहीं है, अपने को मतलब है इससे। चलिए होप सो कि आपको क्रॉप इंटेंसिटी समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए अब, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो देख लीजिएगा। चलिए ये बताता है कि कहाँ के किसान जो हैं वो ज़्यादा मेहनती है और कहाँ के किसान जो है वो आलसी हैं, दिन भर बैठ के ताश खेलते हैं। ठीक है, लगता है ना मजमा पेड़ के नीचे, वही है। तो क्रॉप इंटेंसिटी ओवरऑल बिहार का कितना है 1.45 ओवरऑल बिहार का, ये बिहार है आपका। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया था, मैप देखिएगा, खोलिएगा, अब मैप का इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा हो जाएगा। जहानाबाद, ये भी अपडेटेड है, जहानाबाद बिल्कुल पटना के पास है। इसका जो डाटा है वो कितना है 1.93। जो दूसरे नंबर पे है शिवहर है, शिवहर भी मैंने बताया था, एक छोटा सा घेर के, जो नेपाल बॉर्डर से नहीं लगता है। जो शिवहर है आपका, शिवहर का जो डाटा है 1.90 है। उसी तरह से जो ये फर्स्ट पे हो गया, सेकेंड पे हो गया, और जो थर्ड पे हो गया आपका, वो जो थर्ड पे हो गया वो सुपौल है आपका, सुपौल है। सबका डाटा फिक्स देख लीजिएगा, एक बार डाटा याद कर लेना इसको एक बार पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि जब आपको आता है तो बता दिया कीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि मेरे भरोसे रह गए, क्योंकि मेरा जो बताया हुआ वो 60-70% एक बैसाखी है। रेस तो आप ही को लड़ना है, और रेस लड़ने के लिए आपको भाई साहब इकोनॉमिक सर्वे पे थोड़ा सा तो समय देना ही पड़ेगा। मैं इतना कर सकता हूँ कि क्या क्या इस बुक में दिया हुआ है जो पेपर में आते हैं,
और कुछ आप अपना एफर्ट लगाइएगा। जैसे ही 80% 70% के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ के जाइएगा तो 60% क्वेश्चन सही होगा ही होगा। ओके, ये हो गया आपका। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं बड़े खास हैं। जो खास डिस्ट्रिक्ट हैं वो ये हैं, सबसे ज़्यादा जो एक मिनट, एक मिनट, ओके। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट खास हैं। खास इसलिए हैं कि वहाँ पे नेट सोन एरिया जो है, जैसे बक्सर और भोजपुर, मैंने बक्सर दिखाया था और भोजपुर दिखाया था। बहुत बच्चा को तो यही नहीं पता होता कि भोजपुर पे डिस्ट्रिक्ट भी है, सब आरा मार के आता है, ठीक है। क्योंकि आरा वाले स्पेशल ये सोच लीजिए भाई कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अरे नाम है आरा। आरा संसदीय क्षेत्र तो आई थिंक सो है ना, ठीक है। जो आरा और बक्सर हैं, आरा और बक्सर, वहाँ पे 80% के आसपास लैंड, ये आएगा नहीं फिर भी देख लीजिएगा, नेट सोन एरिया है, मतलब वहाँ पे 80% खेती बाड़ी होता है। उसी तरह से गया, पूर्णिया और अररिया, इसमें सबसे ज़्यादा फैलो लैंड है। देख गया जाइएगा ना, जो नया वाला जो, इसीलिए देखते हैं ना, जो भारत सरकार जो 12 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोल रही है, उसमें से गया में, डूबी में ही तो खुल रहा है। रीज़न यही है कि वहाँ पे काफ़ी खाली ज़मीन है, जंगली इलाका है, तो भाई उसको यूटिलाइज करो, खोल दो, लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए। मेरा मानना है सस्टेनेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आप ऑपरेशनल। ये इसका डाटा मुझे नहीं मिला है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डाटा मुझे नहीं मिला है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, है इंपॉर्टेंट। अब पूछो क्यों? मैं इसका डाटा आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा अगर क्लास लेता रहूँ तो, मतलब क्लास में लूँगा ही। इसके पीछे रीज़न ये है कि लैंड सर्वे हो रहा है, और लैंड सर्वे इसी के लिए हो रहा है कि कौन सा आदमी कितना ज़मीन रखे हुए है, कितना परसेंट है किसके पास। और इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा है इस तरह से दिया हुआ है कि बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या इसमें से छांटे और क्या लिखे। तो जब ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा तो मास्टर साहब जो क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे तो उनको भी लगेगा यार काहे के लिए मैं, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो हो सके उनको भी ना आए। लेकिन मैं इसका डाटा एक बार और जब इकोनॉमिक सर्वे जाऊँगा गो थ्रू करूँगा, इसका डाटा मैं लास्ट तक दूंगा, क्योंकि है तो इम्पॉर्टेंट, ये उनमें से है जो आ सकता है, ठीक है। देखिए आप नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से शुरू होता है बहुत अच्छा चीज़। बहुत अच्छा चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मैगजीन पढ़िएगा तो खाली यही सब मिलेगा जो मैं पहले वाला बता रहा था। पता नहीं मैगजीन वाले को लगता है कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जबकि वही सब आता है परीक्षा में, ठीक है। देखिए आप, इम्पॉर्टेंट ये है, मैं जल्दी से करवाता हूँ। बिहार में 3 तरह का क्रॉप्स होते हैं, और क्रॉप सेक्टर का मतलब बता दूँ, ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। फूड ग्रेन, वेजिटेबल, 3 तरह के होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ का मतलब होता है मानसून सीजन में, रबी का मतलब होता है आपका रबी का मतलब होता है आपका गेहूँ, धान, गेहूँ बोलते हैं ना, चना वना, उसमें रबी होता है। जायद होता है जनरली सब्जी वब्जी से रिलेटेड है, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा, जो 2022-23 है, जो 2022-23 है, तो जैसे मैंने बोला ना कि ये 3 सेक्टर में डिवाइड है। क्रॉप सेक्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? फूड ग्रेन,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ईटीसी तो मैंने लगा दिए हैं, चलिए वो नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से जो क्रॉप सेक्टर में जो मैक्सिमम जो है, हम लोग ये भी अपने आप में आलसपनी है, क्योंकि बिहार का किसान आलसी माना जाता है, बुरा मत मानिएगा, बहुत आलसी माना जाता है। रीज़न ये है कि सब खाली धान गेहूँ रोप देता है बस। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नाम का चीज़ होता है ना, एक कृषि का समस्या होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो बिल्कुल है ही नहीं है। तो जैसे आप देखो, आप तो मैं क्या कह रहा था आपको, जो फूड ग्रेन है आपका, जो फूड ग्रेन है, जो तीनों में से क्रॉप सेक्टर में से, मतलब आपके पास 100 बीघा ज़मीन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, बिहार का किसान उठता है और धान गेहूँ बो देता है, और 100 बीघा में से क्या करता है वो कि 94.3 बीघा जो ज़मीन है, मतलब कि समझ लीजिए कि सब है, समझ सबे में क्या करता है, धान और गेहूँ बो देता है। धान तो रोपा जाता है, गेहूँ बुना जाता है, इसीलिए मत मानिएगा, धान बुना भी जाता है जहाँ तक। तो मतलब 100 में से 94 बीघा क्या करता है, धान गेहूँ पे काम लगा देता है, मतलब इतना आलसी है। देखिए आप, अब क्रॉप पैटर्न में भी देखिएगा, खास बात ये है कि जैसे मैंने क्या बोला आपसे कि आप कैसे यूज़ करते हैं क्रॉप पैटर्न में, तो देखिए आप उसमें भी देखिएगा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, तो बड़ा ही सब ये मेंस लिखने में बहुत काम देगा आपको। प्री में तो आएगा ही आएगा, मेंस में बहुत काम देगा। ये कृषि का समस्या लिखे, और याद रखिएगा, मैं किसी इकोनॉमिक्स बीपीएससी टॉपर का नंबर देख रहा था, हैरान होंगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में उसमें कितना नंबर आया था। 38 नंबर में से उस बंदे को 27 नंबर था, और उस बंदे का कॉपी में कुछ नहीं था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, एक लाइन नहीं था, ऊपर से लेके नीचे तक डाटा था। और मास्टर साहब को पता नहीं क्या पसंद आ गया कि सब उसी में दे दिए हैं। ओके, कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ डाटा था, डाटा। उसके साथ देखिए आप क्रॉप पैटर्न्स है, मैंने क्या बोला, ये जो फूड ग्रेन है, देखिए मैं अब डाटा ये लिख रहा हूँ, फूड ग्रेन है वो कितने में है, 94% में है। फूड ग्रेन 94% में रोपे हैं, तो फूड ग्रेन में 94% में है, उसमें भी खासियत देखिए, बोले बिहार का किसान बड़ा आलसी है। सीरियल्स का मतलब धान गेहूँ, ठीक है। सीरियल्स जो हो गया वो कितना परसेंट हो गया, 87.9%। उसी तरह से देखिए, और इसमें एक खास बात ये है, मैंने उसमें बढ़ाया, पैसे बना रखा है बढ़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट सोन एरिया है जो है ना, मतलब पहले शायद 87.5 था, मतलब 4 और हम लोग बढ़ा ही दिए। जिसको ज़रूरत है दाल, हम लोग दाल का सबसे बड़ा इम्पोर्ट, एक तो प्रोड्यूसर भी हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। दाल का जो है वो लैंड सोन एरिया घटा है, पल्सेस दूसरे नंबर में बाय द वे है, लेकिन घट गया है। पल्स का एरिया, नेट सोन एरिया घट गया है। ऑयल सीड, हाँ, तेल तिलहन का, आज देखिएगा गांव में जाइएगा कॉमन फिनोमेना है आजकल। गांव में बहुत जाइएगा, सर्दी में जाइएगा, पीला पीला खेत नज़र आएगा। लोगों ने पिछले साल बहुत तरीके से, मतलब 2 साल 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से तेल का भाव एक बार बीच में बढ़ गया था ना, तब से देख रहा हूँ गांव में लोग, किसान लोग जो है वो तेल का फसल लगाना शुरू किया। डाटा में भी दिख रहा है वो बढ़ गया है। फाइबर क्रॉप भी क्या हुआ है आपका, बढ़ गया है। शुगर केन भी घट गया है अनफॉर्चुनेटली, और ये है घटने का कारण है क्योंकि बिहार का जो राइस शुगर मिल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जैसे आप डाटा याद रखिएगा ना, तो ऐसे याद रखिएगा कि बिहार का किसान बड़ा आलसी है, खाली धान गेहूँ रोपता है, तो इतना तो टोटल फूड ग्रेन में रोपता है, और 87% ओकरा में सिर्फ धाने गेहूँ रोपता है। और दाल जो है 6 में रोपता है, 6 नहीं होता, 6 होता है। जो ऑयल होता है उसमें 1.7 है, फाइबर में भी बढ़ा है, और शुगर केन में घटा है। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती थी ना, पहले ऐसे पूछती है किसमें घटा, वो डाटा नहीं पूछता था किसमें घटा है किसमें बढ़ा है। जब पीडीएफ दूंगा ना, तो आप ये सब देखिएगा, उसमें ऐसे बहुत सारे में होगा, ऊपर एरो लगा होगा, समझ लिया घटा है बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप,
चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ये डाटा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भाई मैंने लिख रखा है पीछे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि 84% जब धाने रोपते हैं लोग, तो देख लीजिए जब धान रोपिएगा तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, दो चीज़ होता है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, दोनों में पहले डिफरेंस समझ लीजिए। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि मान लो कि आप टोटल एगो एक्स अमाउंट ऑफ कर लिए, लेकिन एक्स अमाउंट आप कितना यूनिट में किए हैं वो प्रोडक्टिविटी होता है। मतलब मान लीजिए कि आप हजार किलो चावल उपजा लिए, चावल उपजा होता है, धान उपजा लिए, चावल नहीं होता, 1000 किलो चावल आपने उपजाया, सॉरी धान, तो अगर 10 बीघा में उपजाया है, मैं एक मान के चला हूँ, तो पर बीघा आपने कितना किया है, यहाँ पे हेक्टेयर लेता है, बीघा कोई फिक्स यूनिट नहीं होता है, तो आप मान लो कि 1000 बीघा आपने धान रोपा, सॉरी 1000 किलो आपने धान उपजाया और 10 बीघा में किया, तो पर बीघा कितना उपजाया आपने, 100, तो वो प्रोडक्ट आपका। और जो आपका प्रोडक्शन जो हो गया, प्रोडक्शन कितना हो गया, 1000 हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ पे फोकस करना है दो चीज़, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, और ये इस बार बहुत वेरी किया है, इस बार चेंज हो गया बहुत सारा पिछले बार का। याद रखिए, पहला चीज़ याद रखना आपने कि राइस जो है एक पहला खरीफ क्रॉप है, और जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन, दो डाटा होता है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है आपका, रोहतास में, सेकेंड औरंगाबाद में, थर्ड आपका कैमूर में। मतलब वो जो साउथ बिहार का जो पट्टी है ना, जो सोनगंगा नहर वाला पट्टी है, सब उसी का पार्ट है। ओके, और प्रोडक्टिविटी की बात कीजिएगा, मैंने प्रोडक्टिविटी रोहतास पहला नंबर पे, लखीसराय दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे औरंगाबाद। ओके, ये एक्सेप्शन है, बाकी यहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे चेंज हो गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो रोहतास का हायर प्रोडक्टिविटी है वो कितना है आपका, वो आपका है 47-17 kg पर हेक्टेयर, वो 2 लाख हेक्टेयर दिख रहा है ना वहाँ पे 2 लाख हेक्टेयर में धान रोपा गया था टोटल है। उसी तरह से जो कुछ आलसी लोग भी हैं, तो आलसी में जिसका नंबर है वो मधुबनी का है। मधुबनी का जो है ये जो है आपका रोहतास का है, रोहतास। और जो मधुबनी का जो है सबसे लीस्ट जो है, मधुबनी का जो सबसे लीस्ट जो है वो कितना है आपका, वो है आपका 1601। भाई साहब ये तो काफ़ी कम है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिरी वेदी होता है, सिरी विधि आप सुनते हैं धान रोपते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है, जैसे सिरी विधि बड़ा लोग सोचेगा क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिरी विधि का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिरी विधि का फुल फॉर्म। बाकी क्या क्या समस्याएं धान रोपने में हो रहा है, ये धान रोपने में जो समस्या हो रहा है, फ्लैश फ्लड देखते हैं, पूरा चौर जितना होता है दीरा सब बह जाता है, धान पूरा का पूरा खेती बह जाता है, ड्रॉट साउथ बिहार में नहीं होता है। और एक चीज़ और ऐड किया है इकोनॉमिक सर्वे, मैंने इसलिए लिख दिया, और वो है बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन। देखिए क्या होता है कि जैसे धान में सुनते हैं ना मधुआ लग गया, जो गांव के लोग होंगे वो समझते होंगे, कीड़ा वड़ा लग जाता है धान के लिए, तो वो हो गया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार PDF दूंगा तो देख लेना आप, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है गेहूं, नेक्स्ट है गेहूं। और हाँ, बिहार को 5 कृषि क्रमकार प्राइज मिला है लगातार, इधर लगातार नहीं मिला है, 5 मिला है, वो भी प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स में मिला है। वो उसमें धान, गेहूं और मेज है,
इसलिए मैं ये तीनों को ज़्यादा फोकस करके करवा रहा हूँ। ये तीनों के प्रोडक्शन की वजह से मिला है, तो आपको आंसर सीरियल प्रोडक्शन होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, इसे लगता है लिखा भी होगा कहीं पे, भूल गया होगा फिर छूट गया। देखिए ये देखिए आप, ये आपका मेजर रबी क्रॉप है बिहार का, ये मेजर रबी क्रॉप है बिहार का। ओके, जो सबसे प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है, इस बार ये नया ऐड हुआ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है आपका वो खगड़िया है। खगड़िया, खगड़िया याद कीजिए नक्शा में कहाँ पे है, गंगा हाउस साइड। खगड़िया, खगड़िया हो गया पहला, जिसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो 39-60। ये डाटा ये इम्पॉर्टेंट है, ये उतना नहीं है, केजी पर हेक्टेयर। जो सबसे कम है वो जमुई है। जमुई याद कीजिए कहाँ पे है, साउथ बिहार, झारखंड लगा हुआ है, गया 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 नवादा तरफ जमुई है। जमुई में कितना है 19 केजी पर हेक्टेयर। ओके, और जो प्रोडक्टिविटी की बात कीजिएगा, तो प्रोडक्टिविटी में डिस्ट्रिक्ट है वो जो है पहला नंबर पे है, जैसे खगड़िया ही पहला नंबर पे हो गया, दूसरे स्थान पे बेगूसराय, तीसरे स्थान पे समस्तीपुर, चौथे स्थान पे सारण और पाँचवें पे पटना। इसमें बड़ा ही एक रोचक है, पहले जो था ना रोहतास वगैरह आते थे, इसलिए मैंने 5 लिखा है। बहुत बच्चा कन्फ्यूजन रहेगा, पहले वाला डाटा पढ़ा हुआ रहेगा और वो जो है ना वो मार देगा आपका कि रोहतास होता है। अब प्रोडक्टिविटी में जो पहला स्थान पे है वो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है। उसी तरह से देखिए मेज, मेज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 2 साल से सोचता हूँ कि कब आएगा पेपर में। ठीक है, हाँ ये प्रोडक्शन है, ये तो ऊपर वाला जो है आपका खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर, सारण और पटना, ये प्रोडक्टिविटी का डिसेंडिंग ऑर्डर है। और जो प्रोडक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है रोहतास, कैमूर और बक्सर। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में तो फर्क तो पता चल ही गया होगा, होप सो। हाँ, ये प्रोडक्टिविटी ही है, प्रोडक्शन लिख देंगे। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। प्रोडक्शन के हिसाब से देखिएगा, प्रोडक्शन के हिसाब से देखिएगा तो रोहतास पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कैमूर और तीसरे नंबर पे बक्सर। और अगर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखिएगा तो खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण और पाँचवें पे पटना। ठीक है, हाँ देखिए आप, मैं हर बार सोचता हूँ कि ये कब आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहा है, क्योंकि मेज प्रोडक्शन में काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि जिसका हिसाब नहीं है। तो मेज का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रोडक्टिविटी जो हुआ है, याद रखिएगा आप, जो मेज जो पहले नंबर पे प्रोडक्टिविटी में है वो अररिया आया है और वो अच्छा खासा है, 9872 अमेरिका का लेवल का अचीवमेंट हुआ है। ये 3 बार में 2 बार जो किसान बोला ना कृषि कर्मकार पुरस्कार मिला होगा, वो इसी के लिए मिला था। टोटल प्रोडक्शन जो था ना आपका मेज में इतना खतरनाक हुआ था अररिया। पिछले साल दूसरा डिस्ट्रिक्ट था, इस बार अररिया हुआ है। और जो प्रोडक्शन के हिसाब से था, पहले कटिहार था प्रोडक्टिविटी में भी, जो प्रोडक्शन के हिसाब से मेज में है, आप मेज का प्रोडक्शन बोल देखिएगा। जो मेज का जो प्रोडक्शन जो है ना आपका, मेज का जो प्रोडक्शन है वो आपका कटिहार है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पूर्णिया है, वही सब ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, और वो एक खगड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दाल। दाल देख लीजिए, दाल में पहला स्थान पे प्रोडक्शन में कौन है, पहला स्थान पे कौन है, पटना। दूसरा स्थान पे कौन है, औरंगाबाद। और तीसरा स्थान पे नालंदा। मतलब चलिए पटना तो आ गया नाम। दाल में पल्स में जो है प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी नहीं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन, पल्स में प्रोडक्शन, पहला नंबर पटना, दूसरा नंबर औरंगाबाद,
तीसरा नंबर नालंदा है। ओके, अब प्रोडक्टिविटी में देखिएगा, प्रोडक्टिविटी में देखिएगा तो पहला नंबर पे बेगूसराय है। जब आप प्रोडक्टिविटी की बात कीजिएगा, प्रोडक्टिविटी उसमें कौन है आपका, बेगूसराय है, नालंदा है और सिवान है। वाह, सिवान भी आ गया। ठीक है, उसी तरह से शुगर केन देखिए आप, ये सब क्रॉप है, आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो ज़्यादा डिटेल में देख लेना आप। उसी तरह से शुगर केन देखिए आप, शुगर केन में क्या है आपका, शुगर केन में जो है ना आपका टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है। और ख़ास बात ये है कि शुगर केन में जो प्रोडक्शन है वेस्ट चंपारण में ही 65% होता है, और जो ईस्ट चंपारण है उसमें 15% होता है। मतलब वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण ज़्यादा हो गया। और जो तीसरा जो हो गया आपका, वो हो गया आपका गोपालगंज। ये सब डाटा देख लेना आप। और एक चीज़ है, बिहार सरकार ने सब्सिडी देना स्टार्ट किया है। एक चीज़ पता है ना कि गन्ना जो है एमएसपी प्राइस पे नहीं आता है, गन्ना का स्पेशल प्रोक्योरमेंट होता है। तो गन्ना जो है आपका, तो खासियत ये है कि जो बिहार सरकार जो देती है गन्ना पे सब्सिडी, वो 2 तरीके से देती है। 210 रुपया जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको, या ओबीसी, और एससी और एसटी जो गन्ना रोपेंगे उनको 240 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से हो जाएगा। ओके, ये देख लेना है आपको गन्ना के लिए। ओके, इसका डाटा देख लीजिएगा। ओके, हॉर्टिकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंट ये है कि हॉर्टिकल्चर में बिहार में फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं। ओके, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देखिए क्या होता है कि कितना प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का। टोटल प्रोडक्शन जो है वो 52.3 टन लाख है। और याद रखिएगा जो फ्रूट वाइज जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, बनाना का, मैंगो, गुआवा और लीची। प्रोडक्शन वाइज अगर आपसे सवाल पूछ दे कि एरिया वाइज कौन होगा, तो यही दोनों में डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन किसका होता है, बनाना का। बनाना पहले नंबर पे है, ये प्रोडक्शन वाइज है। और आप अगर एरिया वाइज बताइएगा तो मैंगो। याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखते हो ना, आम का बगीचा बहुत बड़ा बड़ा होता है। कभी जाइए वैशाली, वहाँ पे देखिएगा कि एकदम खचमखच रोपा हुआ रहता है ये बनाना का पेड़। तो फिर इसलिए आप वैसे ही याद रखिएगा, बनाना प्रोडक्शन खूब होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिएगा और प्रोडक्टिविटी वाइज एक खास बात है, मैं बार बार 3 चीज़ें डिफ्रेंशिएट करता हूँ। एरिया वाइज, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन घुमाना होगा ना तो कुछ भी घुमा देगा, प्रोडक्शन ही नहीं देता है। एरिया वाइज और प्रोडक्टिविटी वाइज देखिएगा तो बनाना का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पाइनएप्पल आ गया है और तीसरे स्थान पे जो है, पाइनएप्पल मैंने लिख दिया है, तीसरे स्थान पे जो है वो आपका लीची है शायद। एक बार चेक कर लूँगा क्योंकि मैंने पाइनएप्पल 2 बार लिख दिया गलती से, यही होता है। ओके, आप 2 ही याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी वाइज बनाना और पाइनएप्पल याद रखिएगा। पाइनएप्पल आ गया है, ज़्यादा मैं खुश हो गया होगा पाइनएप्पल देख के, इसलिए मैं 2 बार पाइनएप्पल लिख दिया हूँ। ठीक है, एक चीज़ और देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है आपको। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिएगा, बनाना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। लोग मैक्सिमम लोग सोचेंगे वैशाली में होता होगा, नहीं। जो ये जो है आपका, जो बनाना जो है आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होता है, मधुबनी। ये भी एक मुझे इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा मिला कि बनाना का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन है, सॉरी ये प्रोडक्शन है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोडक्शन के मामले में है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। अगर आप बनाना की बात कीजिएगा, बनाना की बात कीजिएगा तो प्रोडक्शन वाइज सबसे ज़्यादा मधुबनी में होता है।
बहुत लोग जो है ना वैशाली में ही, हाजीपुर के केला में ही अटका हुआ रहेगा, वो भूल जाइए मधुबनी है, ठीक है। माने कि धान में कम होता है, धान में सबसे कम प्रोडक्टिविटी होता है ना, वैशाली दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर हो गया। उसी तरह से अमरूद देख रहे हैं ना, अमरूद तीसरे नंबर पे यहाँ पे, हाँ शायद अमरूद है पाइन एप्पल की जगह पे, बाद में देख लूँगा, चेक कर लूँगा। गुआवा, जो अमरूद है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नालंदा होता है। लीची, लीची जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद वैशाली। और अगर आप मैंगो की बात कीजिएगा तो मैंगो सबसे ज़्यादा दरभंगा में होता है। और याद रखिएगा दो इसमें जो जीआई टैग है वो शाही लीची है और भागलपुर का जर्दालू आम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आ चुका भी है और मैंने क्लास भी ले लिया है, एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं। इसमें जो चेंज है सबसे बड़ा है चावल को, ठीक है। चावल जो है ये पेज ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जब डाटा दूंगा तो एक बार जरूर देखिएगा भाई साहब, नहीं तो मेरे भरोसे भी तेलंगाना, मेरे लिए तो सबसे पहला जब मैं पढ़ रहा था मुझे यही गुजरा, जिंदगी गुजर गया पश्चिम बंगाल देख देख के, पहली बार देख रहा हूँ कि तेलंगाना धान में चावल में सबसे ज़्यादा आ गया। मक्का वक्का देखिएगा, मक्का में बिहार दूसरे स्थान पे है, बोला ना मक्का में अच्छा किया है। कुछ कुछ डाटा है जो आप देख लीजिएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे जो इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा वो ये लगा, ये देख लीजिएगा चावल का प्रोडक्शन कितना है, ओके, कितना खाते हैं, ये सब देख लेना है आपने। कौन कौन देश से हम लोग आयात करते हैं, ठीक है, आयात, ठीक है, एक्सपोर्ट, ओके। वेजिटेबल देख लीजिए बहुत बड़ा चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ। देखिए वेजिटेबल में 3 वेजिटेबल याद रखिएगा, ऐसे तो बहुत सारा वेजिटेबल है, 3 वेजिटेबल। आलू सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन इतना है। प्याज, ब्रिंजल, आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पटना, दूसरे नंबर पे नालंदा, तीसरे नंबर पे समस्तीपुर। और जो प्याज के मामले में नालंदा है और दूसरे स्थान में वैशाली, फिर वेस्ट चंपारण। और जो भंटा जो है, ब्रिंजल जो है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नालंदा में होता है आपका, उसके बाद पटना होता है। अरे सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, एक ज्योग्राफी में कौन सा वेबर मॉडल तो इंडस्ट्री के लिए होता है, एक मॉडल होता है कौन सा, एग्रीकल्चर का मॉडल होता है, एग्रीकल्चर का मॉडल होता है। मेंस में पहले बहुत आता था यार, मेरे दिमाग से निकल रहा है, उसमें पहला मॉडल में यही एजम्पशन था कि जो शहर के आसपास रहते हैं कैश क्रॉप ज़्यादा रोकते हैं लोग। तो याद रखिएगा इन सब में देखिए ना, सब पटना के आसपास वाले में भंटा और सब्जी ज़्यादा खूब रोकते हैं। अगर परीक्षा में कुछ ना आए तो ये जो हम लोग कहते हैं ना कॉमन सेंस, क्या होता है परीक्षा में कॉमन सेंस, यही कॉमन सेंस होता है, ओके। हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगा और वो ये है टी। बहुत लोग सोचते होंगे कि बिहार में चाय नहीं होता है, बिहार में चाय होता है। और वो जो बिहार में जो चाय होता है वो होता है किशनगंज में, एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है बिहार, किशनगंज। और बिहार सरकार ने उसको एज ए हॉर्टिकल्चर क्रॉप नोटिफाई कर दिया है, पहले बिहार में ये नोटिफाई भी नहीं था, ओके। मखाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मखाना देख लीजिए, मखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मखाना में इंपॉर्टेंट ये है आपका कि मखाना का जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें मखाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। इसका 2 नाम है, एक तो नट फॉक्स और गोरगा फॉक्स भी होता है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। 90% इंडिया का यही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इंडिया का 90% मखाना बिहार में होता है,
यही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जीआई टैग मिला हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ मशरूम, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए मैंने नहीं लिख पाया हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपका डेयरी प्रोडक्शन। डेयरी प्रोडक्शन में क्या क्या खास बात है? डेयरी प्रोडक्शन में खास बात ये है कि ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे बढ़ाया गया है। देखिए आप, सबसे ज़्यादा क्या है बिहार में? गाय। कितना दूध उत्पादन होता है? इतना 125.03 लाख टन, ठीक है। और कितना ग्रोथ रेट है? 6.49। सबसे ज़्यादा क्या है बिहार में? गाय, उसके बाद भैंस, ठीक है, तो हेलो, उसके बाद बकरी का दूध है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप, उसी तरह से जो गाय का दूध प्रोडक्शन में है समस्तीपुर आगे है, और जो भैंस का दूध का प्रोडक्शन है, जो गाय का जो आप मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें समस्तीपुर आगे है, समस्तीपुर। और जो भैंस का जो है उसमें जो है वो मधुबनी है, मधुबनी, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है फिशरीज। मछली उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन है? मधुबनी। और जो सेकेंड स्थान पे दरभंगा, और थर्ड स्थान पे जो है वो ईस्ट चंपारण है। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मधुबनी और सेकेंड दरभंगा और थर्ड जो है वो ईस्ट चंपारण है। उसी तरह से बिहार सरकार ने पिछले बार एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, मैंने इसे लिख दिया हूँ, जलाशय मत्स्य विकास योजना, ठीक है। ये देख लेना एक बार। और देख लीजिएगा, बहुत सारे मैंने छोड़ दिया है, ये बहुत सारे बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं जो कि आप पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा, और उसमें से आप उसको छोड़िएगा मत, नहीं तो छोड़िएगा तो फिर आपको भी बीपीएससी भी छोड़ देगा। क्योंकि होगा क्या कि वो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थे बहुत बल्कि तो मैं लिख नहीं पाया हूँ। और देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का मैं तो बना नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मैंने वो कर दिया आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक, इसमें जैविक कॉरिडोर है। जैविक कॉरिडोर बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट में है? 13 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। जो नया वाला एग्रीकल्चर रोड मैप आया है ना, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैविक कॉरिडोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑर्गेनिक कॉरिडोर को, जैविक कॉरिडोर को, ओके, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक फेज 1 और फेज 2, ठीक है। फेज 1 में क्या क्या प्रोग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। 20,000 एकड़ ज़मीन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। क्या क्या है उसमें, कुछ चीज़ें हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो पहला फेज है वो ये है, और दूसरा फेज जो है वो ये है। देखिए, पहला फेज और दूसरा फेज में याद रखिएगा, पहला फेज में सिंपल प्रोडक्शन और इनपुट कॉस्ट में ध्यान दिया गया है। जो दूसरा पेज है उसमें से देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है FPO, FPC, सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। मतलब पहला फेज में सिर्फ कैसे आपका अच्छा क्वालिटी का होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, ये सब पे। और दूसरा में क्या है आपका FPO, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोडक्शन कंपनीज हो गया, कैसे सर्टिफाई होगा। अब बिहार सरकार ने सर्टिफाई 2 तरीके से करवाया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेशन होगा, लेकिन ये दूसरे फेज का ये सब प्रोग्राम है, ये पहले फेज का नहीं है। इसलिए एक बार पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है इरिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इरिगेटेड एरिया, पहला चीज़ ये सीखना है आपको कि बिहार में इरिगेटेड एरिया जो है वो क्या है आपका 55.98 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किससे
बिहार में पानी पटाया जाता है, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल्स। दूसरे स्थान पे कैनाल्स, ये ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और तीसरे स्थान पे टैंक इरिगेशन, पोखरी वोखरी से, ठीक है, और बाकी से, ये याद रखिएगा। और जो मैक्सिमम जो ग्रॉस, मैक्सिमम जो पटवन जो होता है, मैंने ग्रॉस एरिया का मतलब बताया ना आपको, तो मैक्सिमम पटवन होता है वो रोहतास में होता है, मतलब मैक्सिमम पटवन जो होता है वो रोहतास में होता है, और जो मिनिमम जो होता है वो शिवहर में होता है। ओके। और जो ट्यूबवेल का, जो कैनाल का जो है, कैनाल सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका डेवलप है? रोहतास में है, और दूसरे स्थान पे चंपारण में है, और तीसरे स्थान पे जो है वो औरंगाबाद में है, ठीक है। उसी तरीके से देखिएगा, जो ट्यूबवेल है, जो ट्यूबवेल के थ्रू होता है, समस्तीपुर पहले नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फिर से रिपीट कर दूं, कैनाल अगर पहले नंबर में पूछ ले तो रोहतास है, ट्यूबवेल पूछ ले तो समस्तीपुर है, और बाय डिफ़ॉल्ट नेट एरिया वाइज है तो उसमें नेट एरिया वाइज में और रोहतास, औरंगाबाद, और तीसरे स्थान पे चंपारण है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके ओके। ये जो है ना, ये 2 पेज आखिरी के, ये एग्जीक्यूटिव समरी का नोट्स है, इसमें सब पढ़ा चुका हूँ, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। इसमें वैसा कुछ है नहीं जो दोबारा हो जाएगा, फिर रिपीटेशन हो जाएगा। और ये सब कुछ ग्राफ है, चार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स मुझे लगा मैंने वो यहाँ पे ला दिया है। ओके, और वो देख लीजिएगा आप। और इसमें एक लास्ट वाला देख लीजिएगा, लास्ट, बिहार सरकार ने हाल फिलहाल में इस पर काफ़ी जोर दिया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम पे काफ़ी जोर दिया है। तो उसमें 2 पार्ट डिवाइड किया हुआ है, CRA एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। 8 और 3, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 2 जोन में डिवाइड किया हुआ है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा जो मैं भूल गया बताना, और वो ये है, और वो ये है, और वो ये है, और ये BPSC का क्वेश्चन, और ये हमेशा आता रहता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप 10 पेपर दीजिएगा तो एक आध पेपर में आपको ये मिल जाएगा, और किसी ना किसी फॉर्म में ही ये आते रहता है। ओके, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कुछ डाटा जो है आपके। हाँ, एक बार BPSC में क्वेश्चन आया होगा, आप लोग देखे होंगे कि बिहार जो है वो गंगा के किस पार्ट में लोकेटेड है। ओके, तो वो ये नहीं पूछ रहा था। कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लो आप कि रीजन होता है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन होता है, जोन होता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक जोन। यही तो खासियत होता है। जब आप इकोनॉमिक्स सर पढ़िएगा ना, ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो मैंने पूछा ना, मैं आपको पूछा ना कि बिहार, एक क्वेश्चन आया था आपका कि बिहार जो है वो किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, तो आंसर विल बी 4। बिहार जो है, क्योंकि इंडिया में कितने क्लाइमेटिक जोन है? 15। इंडिया में जो क्लाइमेटिक जोन है 15 है। जो बिहार का जो स्थान है वो, बिहार जो है वो 4th है, उसका नाम है मिडिल गंगेटिक, मिडिल गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन का पार्ट है। यही क्वेश्चन आ गया था कि बिहार जो है गंगा के किस पार्ट में, तो आंसर विल बी मिडिल। मैंने बोला ना कि इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और जो अपना बिहार है, अपना बिहार, वो 4 नंबर में है, और उसका नाम क्या है? मिडिल गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो देखिए आप, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला ना आपको कि
कि इंडिया के हिसाब से तो हम चौथे नंबर पे हैं, सॉरी चौथे नंबर पे कह रहा हूँ, 4th नंबर जोन में है इंडिया के हिसाब से, जो 15 है आउट ऑफ 15 डिवीजन किया गया है। जो बिहार में सब डिवीजन है एग्रीकल्चर जोन का वो 3 है, लेकिन 3 को उसने क्या किया है 4 में अब कर दिया है। उसमें पहला जोन जो है आपका वो है जोन 1 और दूसरा जोन है जोन 2 और तीसरा जोन जो है जोन 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस वाले जोन को बोला जाता है, जो जोन 1 है, जो जोन 1 है इसको बोला जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन, एलुवियल प्लेन। अब हिंदी में एक बार प्लीज देख लीजिएगा, जो बीपीएससी ने सवाल पूछा था, एक तो ये सवाल पूछा था और एक सवाल पूछा था कि किस क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिएगा 13 है यहाँ पे जोन 1 में, ओके। और इसको बोला जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन, ओके। और 2 पार्ट यहाँ पे हो गया। अगर जोन 3 दे दिया था पेपर में, उन्होंने जोन 3 दे दिया था। जोन 3 का मतलब क्या हो गया, ये वाला डिस्ट्रिक्ट और ये वाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जोन 3 में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके वो 6 हैं। ये वाला डिस्ट्रिक्ट कौन हो गया आपका, जोन 2 हो गया। ये वाला टोटल जोन 1 हो गया और ये वाला जो हो गया आपका 3A हो गया आपका और ये वाला 3B हो गया आपका, ठीक है। मतलब बिहार का जो क्लासिफिकेशन है वो सॉरी 3A इधर होगा और 3B इधर होगा, सॉरी माय अपोलॉजी, 3B। इसका नाम जो है वो नाम है साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन और इसका नाम है साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में और मैं होप सो कि इसमें क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिहार इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। बिहार का जो जोन नंबर है वो 4 है, जिसका नाम है मिडिल गंगेटिक प्लेन, ओके। और बिहार में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। जोन 1 को बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन और जो जोन 2 है उसमें डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा 13 है और जोन 2 जो है उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन और जो 3rd A है उसको बोला जाता है आपको साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन और जो चौथा जो है 3rd B उसको बोला जाता है साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन, ओके। इनमें डिस्ट्रिक्ट है, पहले में 13 है, दूसरे में 8 है, 6, 17, ओके। इसको यहाँ पे डिवीजन कर दिया गया इस मैप में, बेसिकली इसको जोन 3 ही किया जाता है। पहले जो इकोनॉमिक सर्वे होता था ना उसमें 3 में ही डिवाइड करता था और इस वो जो क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में वो एग्जैक्ट सेम यहीं से उठा के पूछा था और लाइन भी वही था, ओके। होप सो मैंने अपने तरफ से भरसक कोशिश किया कि आपका ये हो जाए। इतना पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और बस काम क्या कर रहे हैं आपको, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, मुझे मजबूरी में, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मजबूरी में इसका नोट्स बनाना पड़ा। मैं नोट्स कभी भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का प्रेफर नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ओरिजिनल बुक का मज़ा अपना है, लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में डाटा इधर उधर बहुत सारा दे दिया गया है। सो आप क्या कीजिएगा कि आप PDF को रखिएगा और मैं ये वाला PDF जो मैंने हैंड नोट्स बनाया है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके वहाँ पे PDF में देख लीजिएगा और एक बार PDF पढ़ लीजिएगा, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरा गारंटी है कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इतने देर के वीडियो में पक्का आएगा, क्योंकि हर साल आता है और यहीं से आता है, ओके। आएगा और देख लेना आप। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैं